सवाल है और केंद्र की सरकार से ये सवाल है कि जब हमने बार-बार माँगा है कि सरना कोड लागू करना चाहिए, आदिवासी कॉलम लागू करना चाहिए, तो वो नहीं लागू हो पा रहा है। नामांतरण का मुद्दा यहाँ गहराया हुआ है, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? किसी भी पार्टी के लोग जो है, आदिवासी समाज के लोग हैं, मुद्दा उठाएँ ना, क्यों नहीं उठा रहे हैं? सब समन बाबू के सराउंडिंग्स में कितने सारे लोग जमीन माफिया है, कोयला माफिया है, बालू माफिया है, पत्थर माफिया है, कौन? यूपी और बिहार से आए हुए दिग्गू हैं। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ, लेकिन हमें ही लूट करके हमें ही बंदूक के नोक पे हमें डराएंगे। हाँ, रोकने की ताकत है तो मार खाने की भी ताकत होनी चाहिए। सिर्फ मार खाने के लिए निशा भगत रहेगी। सड़क से लेकर मंच तक आदिवासियत को बचाने का निर्णय, आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए और आदिवासियों का हक छीनने के लिए लड़ने वाली निशा भगत को कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। कई बार सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा जाता है और उससे भी मन नहीं भरा तो मंच से धक्का देके उतारा भी गया है। हमें लगा अब यहाँ तो निशा भगत रुकेंगी कि भाई एक महिला है, कहीं तो टूटेगी। लेकिन धर्मांतरण और डिलिस्टिंग वाला जो मुद्दा है उसको निशा भगत छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। शायद झारखंड से प्यार है, शायद राजनीति में आगे तक जाने की दूर की सोच रखती हैं और अब उससे भी मन नहीं भरा तो अपने लंबे लंबे काने काले जो घने केशु हैं उसे भी मुड़वा लिया। मुंडन के बाद पहला इंटरव्यू एचएनएन के साथ में अभी है। निशा बहुत बहुत जोहार, स्वागत है। इस रूप के विषय में और पहले वाले रूप में बहुत अंतर है। राजनीतिक करियर में भी अंतर पड़ा या सिर्फ गेटअप वाइज? सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको जोहार, जय धर्मेश। चूँकि निशा भगत मतलब ये सभी समझ रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता, आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई जो लगातार लड़ रही हूँ। आज आप यहाँ बैठी हैं और आपने मुझे हमारे समाज को जो सम्मान दिया है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या तो फिर आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से लगातार हमारे मुद्दों को दिखाया जा रहा है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य किस तरीके से बदहाल स्थिति में गुजर रहा है। आदिवासियों का ये राज्य में आदिवासी परेशान है अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए। जगह जगह पे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है। यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा प्रखरता से बढ़ा हुआ है और आप देखिएगा 2017 में जिस समय इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस राज्य की राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी, उसी समय धर्मांतरण बिल लागू किया गया था और लगातार हमारे पुरखों के द्वारा पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा भी संसद में 348 सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर करके धर्मांतरण के मुद्दे को वो स्टॉप करना चाहते थे। हमारे समुदाय में जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पर जो प्रहार हो रहा है, उसके लिए आज से नहीं कई वर्षों से हमारे पूर्वज जो है लड़ते आ रहे हैं और आज हमारे समाज के लिए एक बेटी लड़ रही है। तो इस तरीके से अनर्गल जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी हो रही है या फिर निजी प्रहार किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि इस झारखंड राज्य में वाकई आदिवासी अस्मिता की पहचान को मिटाया जाने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। किसी भी पार्टी को देख लीजिए आप, चाहे वर्तमान की कांग्रेस की गठबंधन जो जेएमएम के साथ है, आप देखिए 1961 की जनगणना में हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। सीएनटी-एसपीटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इस झारखंड राज्य के मुखिया जो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस भारत का संविधान का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत आने वाला न्याय का मंदिर जो हाई कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, उनका आदेश जो रहा है कि इस झारखंड में पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू होना चाहिए, उसके बावजूद ये सरकार जो है पेशा अधिनियम जो स्वशासन जिसको कहते हैं ग्राम सभा, वो लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि ये झारखंड राज्य जो है आदिवासियों का राज्य को पूरी तरीके से मटियामेट करने की इस वर्तमान की सरकार की मंशा है। बाल कटवाने के बाद आपने कहा था मुंडन से ठीक पहले कि ये बाल जो है कई दरवाजों पर जाएगा, जो अहम देश की जो दरवाजे हैं, चाहे राज्यपाल रहे हो, राष्ट्रपति रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, कहाँ तक गए हैं ये आपके केशु? क्योंकि जब जब केशु की बात आती है महिलाओं की महाभारत होती है।
द्रौपदी ने केश खोला तो पूरा कौरव समाज, कौरव वंश ही खत्म हो गया। निशा भगत ने बाल मुंडवाया है तो कौन सा वंश खत्म होने वाला है झारखंड में? धर्मांतरित ईसाइयों का जो माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हमारे समाज का जो आरक्षण है, जो विशेष रूप से संवैधानिक तरीके से हमें जो आरक्षण दिए जाते हैं या वे विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, उनका ये हक और अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। मैं इनका हुक्का पानी बंद करना चाहती हूँ हमारे समाज से। यानी निशा भगत यहाँ पे कई लोगों की दुकान बंद करने वाली हैं जो धर्मांतरण को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। निशा, अक्सर आपकी वीडियो जब डालते हैं, हम डालें या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए, आपके अपने फेसबुक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वहां पर हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना, आपके लिए जो भीड़ इकट्ठा होती है वो हजारों लाखों में होती है, यानी हजारों लाखों तक तो आप पहुंची हुई हैं, लेकिन जब कमेंट्स आते हैं तो इतने भद्दे भद्दे रहते हैं, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, चूँकि हम आदिवासी जो है जंगलों में वास करने वाले, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए। आज ये दुनिया जो डिजिटलाइज़ हो गया है, आज जो मोबाइल के कनेक्शन में सभी जो पढ़े-लिखे लोग हैं या फिर जो संपन्न लोग हैं, उनके पास में ज़्यादातर मोबाइल्स हैं जो कि अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जिनके पास मुद्दे से विहीन लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि निशा भगत इस प्रकरण को उठाए, और लगातार आप देख रही हैं 6 महीने से लगातार मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन मुझे उससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आत्माओं की रक्षा की बात है। और अगर अपने समाज के मुद्दे को उठाना गलत है, तो मुझे लगता है कि उनको भी अपने धर्म से प्यार, उनकी संस्कृति से प्यार नहीं होना चाहिए। ईसाइयत की जब बात आती है तो वो वेटिकन तक हिलता है। हर चर्च में यहाँ के फादर हो, चाहे यहाँ के बिशप हो, चाहे वेटिकन के पॉप हो, तो ये सारे लोगों का एक चेन सिस्टम है मिशनरियों के मिशन को यहाँ साकार करने का। और हमारे जो भोले-भाले लोग हैं उनको शिक्षा के नाम से जो उन्होंने विकास के नाम से सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके हमारे आदिवासियों का हक खाया है उन्होंने, जाति का हक खाया है उन्होंने। 342 जो है अनुच्छेद, आर्टिकल 342 का इन्होंने गलत फायदा उठाया है, जबकि इस भारत देश के संविधान में ईसाई में जाति नहीं होती है। और ये लोग लगातार हमारे संविधान का मजाक बनाया है, विदेशी ताकत को हमारे ही लोगों के बीच के मिशनरियों के दलालों के द्वारा, जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा हमें छला गया है, ठगा गया है। हमारे लोगों के पास में इतनी सुविधाएं नहीं है कि इनको जवाब भी दे सके। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी के साथ हम लैस कैसे हो सकते हैं? तो हमारे लोगों में कमी है कि आज भी हम लोग जो है चाहते हैं ये लड़ना, लेकिन ये जो टेक्निकली हम लोग लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और जितना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हमारा बीच बचाव करें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे लोग सोशल मीडिया में बहुत कम ही रिप्लाई कर पाते हैं। और जो लोग, जो शिक्षित लोग हैं, जो धर्मांतरित लोग हैं, जो हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, इनमें एक ही ये सिमिलरिटीज हमारे बीच रह गई है, इनके धर्मांतरित ईसाइयों और हम में। और धर्मांतरित ईसाइयों का जो है अंतिम संस्कार जो है चर्च में के फादर के माध्यम से कब्रिस्तान में किया जाता है, चाहे मुसलमानों का भी कब्रिस्तान में किया जाता है, चाहे हिंदुओं का देखिएगा कि घाट में जाकर के उनके चिता को जलाया जाता है। तो ये अलग-अलग जो है कि प्रावधान हर समुदाय का है। हम आदिवासी जो इस देश के मूल मालिक हैं, हमारा अलग ही कल्चर है। और हमारे कल्चर की वजह से ही इस भारत देश को जानते हैं लोग कि संस्कृतियों का देश है। उसके बावजूद आज हम अंतिम पायदान में खड़े हैं। इसीलिए मेरे पास विकल्प नहीं था कि हमारे समाज की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, चाहे इस राज्य की सरकार हो, इस राज्य की सरकार में तो चेतना ही नहीं है, इनमें तो वो ह्यूमैनिटी नज़र ही नहीं आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सत्ता बचानी चाह रही है। आप इसका प्रमाण आपको मिलेगा जो इस वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान अ, हेमंत सोरेन जी जो हैं, उनके पिता भी, जो स्वर्गीय दिशम गुरु भी इस झारखंड राज्य के क्रांतिकारी रहे। और उनका योगदान जो
हमारे झारखंड के प्रति रहा है, तो वो भी हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। देख लीजिए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है। जब उनके पिता का देहांत होता है तो 10 कर्म में वो गाँव जाते हैं, तो उस दरमियान वो सोच लीजिए 25 साल हो गए झारखंड के, और इन 25 सालों में उनके गाँव का एक सड़क नहीं बना था, बिजली नहीं आई थी, विकास का काम नहीं हुआ था। वो अपने स्वार्थ के लिए उस 10 दिन वो अपने गाँव में रहने के लिए, चूँकि कई जगह से पूरे देश से लोग आ रहे थे उनके गाँव में, और उनका गाँव जो बदहाल स्थिति में था, वो बदहाली नहीं दिखाने के लिए उन्होंने 10 दिनों में सारी व्यवस्थाएँ कराई। तो 25 सालों में पूरे गाँव में उन्होंने व्यवस्थाएँ क्यों नहीं की? हमारा ये सवाल है, और केंद्र की सरकार से ये सवाल है कि जब हमने बार-बार माँगा है कि सरना कोड लागू करना चाहिए, आदिवासी कॉलम लागू करना चाहिए, तो वो नहीं लागू हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग लगातार जो है अपनी डिमांड को, अपनी माँग को रखने के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोहरदगा लोकसभा के पूर्व सांसद जो हमारे गुमला से बिलॉन्ग करते हैं, श्री सुदर्शन भगत जी ने 2014 में उन्होंने सरना कोड के लिए, जब वर्तमान में उस समय की सरकार में आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने सरना कोड का डिमांड किया था, तो कांग्रेसियों ने उसको सरासर डिनाई किया था कि हम सरना कोड नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज जो झारखंड में ये लोग सरना कोड का जो जुमला दे रहे हैं, जो महागठबंधन की सरकार ये सोच रही है कि ये लोगों में मेजॉरिटी नहीं है, ऑलरेडी हमने डिनाई किया, इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि उनकी सरकार में ही इन लोगों ने लेकिन डिनाई किया है। सरना कोड से पहले तो पेशा कानून लागू करना पड़ेगा, करना इसके चाहिए, बारे में बिल्कुल, बिल्कुल पेशा कानून लागू होना चाहिए। इस झारखंड में अगर जनगणना होगी, तो उससे पहले इस झारखंड तो राज्य में पेशा 26 अधिनियम से कानून 26 लागू से करना सेंसस शुरू चाहिए। होने वाला पूरे भारतवर्ष में, जी। 27 में झारखंड तक आएगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो 27 से पहले पेशा लाना होगा, पेशा के बाद सरना। सरना हाँ, कोड लागू करना होगा, ताकि हम लोगों के बीच का जो अलगाव है, जो हमारी संस्कृति परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, आज भी हम लोगों का जो पढ़ा समाज की बात कीजिए, चाहे हमारे कई अन्य जनजाति के लोग हैं, उनका अपना व्यवस्था चलता है, तो उनका भी व्यवस्था बच सके। हमारे सारे लोगों का अलग अलग व्यवस्था चलता है, और हमारा एक तो कॉलम था ना, पहले भी कॉलम रहा है, कई एक कॉलम्स रहे हैं जो कि आदिवासी अस्मिता की पहचान कराई है इस भारत देश में। और इस भारत देश का जो न्याय का मंदिर है, संविधान में कहता है कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, तो हमें अंतिम पायदान में क्यों रखा जा रहा है? मेरा बार-बार सवाल है इस राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, और मैं जनता को ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब बार-बार हमें सरना कोड माँगा गया कांग्रेस की सरकार में, तब नहीं दिया गया, और ये जुमला दिया गया कि हमने यहाँ विधानसभा से पास करके हमने भेज दिया है कि केंद्र की सरकार को वहाँ से डिनाई किया गया। अरे भाई, मेजॉरिटी की बात आई थी जिस समय, तो आपने दिया नहीं, और अभी की बात कर रहे हैं तो हम केंद्र सरकार से माँग कर रहे हैं। डेफिनिटली मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता बिल्कुल अलग है। का निशा, काम किया है। आपकी आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, इन दोनों बहुत मेल खा रही है। तो लोग इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक कयास लगाने में जुटे हैं, खासतौर पे वो जो आपके विरोधी हैं कि भाई निशा भगत को फंडिंग पहले होती थी, अब तो मुद्दे भी दोनों को सेम होने लगे हैं। निशा भगत लगातार भाई इसका धर्मांतरण कर रही हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो वर्तमान के विधायक भी हैं, उनका भी कुछ धर्मांतरण को लेकर यही बात कहना है, डिलिस्टिंग को लेकर भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर किसी तरह का किसी के द्वारा फंड दिया जाता, तो शायद मैं भी एडमिट करती। और सबसे बड़ी बात है कि मैं झूठ और सच की बात जहाँ पे आती है, वहाँ सच बोलना मैं पसंद करती हूँ, इसलिए लोगों को मिर्ची लगती है। सच हमेशा कड़वा होता है। आप एक बात बता दीजिए, पार्टी से बड़ा अपना माटी होता है, पार्टी से बड़ा अपनी आत्मा होती है। तो वो अगर बीजेपी में है, अगर वो आदिवासी बेटा है, अगर अपने मुद्दों को अगर उठा रहे हैं, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? दैट मीन्स कि मैं भी नामांतरण का मुद्दा यहाँ गहराया हुआ है। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? किसी भी पार्टी के लोग जो हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, मुद्दा उठाएँ ना, क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो सब क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि
मिशनरियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग इस तरीके का सवाल करते हैं और हमारी अस्मिता को लगातार चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो वही बात हो गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अभी चंपई सोरेन को लेकर आपने कुछ बोला नहीं, तो नहीं मतलब ये देखिए, लग रहा है कि कुछ तो है भई। देखिए आज तक मैं पर्सनली उनसे मिली भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने बात भी नहीं किया है। तो फिर आप ये लोग कैसे कह मतलब सकते ऑफर हैं? आता है भाजपा की ओर से तो निशा भगत का सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। देखिए, मैं किसी पार्टी पे अभी बात नहीं करना चाहती हूँ, चूँकि पार्टी किसके लिए काम करती है? समाज के लिए काम करती है। और अगर पार्टी अगर समाज का काम करना भूल गई है, तो मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में एक केंद्रीय सरना समिति जो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने गठित किया था और वो भी धर्मांतरण के मुद्दे को प्रखरता से उन्होंने उठाया है और इतिहास गवाह है और उन्होंने 20 साल की कांग्रेस की काली सच्चाई, काली रात के बारे में उन्होंने पूरी व्याख्यान किया है, तो हम कैसे कह दें कि पार्टी बड़ा है? हमारा समाज बड़ा है और समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में महिला प्रकोष्ठ की मैं कार्य कर रही हूँ। अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में मेरा समाज समझ रहा है और अपने समाज के विभिन्न मुद्दों पे भी अब मैं बात कर रही हूँ, उलगुलान की हूँ और मेरी अंतिम सांस तक हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं लड़ाई लड़ूंगी। आपने ये जो मुंडन करवाया, बाल भेजे, इसके कुछ परिणाम सामने आए अब निकल तक के? नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर मुझे लगता है इस भारत देश में नारी का सम्मान किया जाता है, तो डेफ़िनेटली हम एक आदिवासी बेटी के रूप में जो हमने चेतना देने का काम किया है केंद्र सरकार को, मुझे पूर्ण विश्वास है इस भारत देश की प्रथम नागरिक के रूप में और इस देश की राष्ट्रपति के रूप में विद्यमान जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक आदिवासी बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मुझे पूर्ण उन पे विश्वास है कि वो ज़रूर हमारे मुद्दे को गहराई से लेंगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि झारखंड में हमारा अस्तित्व वाक़ई खतरे में है। सिर्फ निशा भगत आदिवासियत को बचाने में जुटी हुई हैं। अभी हाल-फिलहाल में चंपई दा भी इस बात को उठा रहे हैं। और भी तो कई आदिवासी नेता हैं, क्यों नहीं उठाते? क्या उनको डर नहीं है कि भाई हमारा झारखंड आदिवासियत के लिए ही जाना जाता है, आदिवासियों के लिए ही एक अलग राज्य बना था। हाल-फिलहाल में आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, किसी चैनल में था शायद या फिर पीसी किया था आपने, जिसमें आपने बिहारियों को टारगेट किया है। बिहारियों से क्या दिक्कत होने लगी? आप भी जयराम के नक्शो कदम पे चल रही हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बिहार हमारा तो वंश ही जो है उरांव समाज का जो है रोहतासगढ़ से आया है। बिहारियों से हमारा उन बिहारियों से मतलब रहा है, जो वाक़ई जो दिकुओं से रहा है, जो हमें परेशान करते आए हैं। देख लीजिए हेमंत बाबू के सराउंडिंग्स में कितने सारे लोग ज़मीन माफिया है, कोयला माफिया है, बालू माफिया है, पत्थर माफिया है, कौन है? यूपी और बिहार से आए हुए दिकू हैं। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ। और ऐसा भी नहीं ऐसा होता तो मैं बिहारी गाना में थोड़ी ना रील्स बना दे रही होती। मुझे बिहारी गाने पसंद है, ऐसा नहीं है। बिहार में पैदा हुई हूँ मैं, 2000 में ना बिहार और साफ अलग बात है हुआ कि है। भाई बिहार और बिहारियों ने हमारे वो मित्र बड़ा दिल दिखाया है कि आज आपका झारखंड अस्तित्व में आया है। मैं बिहार से ही निकला आपका, तो वो मैं कैसे मानती हो हूँ, मैं सकता है? पैदा हुई हूँ बिहार में, मैं इस बात आपका को जनक मानती है, हूँ। जननी कहिए बिहार, अरे भाई दोनों। पूरे भारत में क्या बिहार अलग है क्या? पूरे भारत में बिहार अलग है क्या? आप बताइए झार पहले बिहार, झारखंड, आपका उड़ीसा और बंगाल एक था। फिर सब अलग-अलग होके के ना आए हैं। तो हम किसी मनुष्य से बैर नहीं कर सकते हैं, उनके विचारों से बैर कर सकते हैं। और हमारे झारखंड राज्य में लगातार बिहारियों को गाली देने का प्रचलन रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि मैं उनको कहती हूँ जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये हमारे लैंग्वेज में आ गया है जो कि यहाँ के राजनीति के गलिया सत्ता के गलियारों में जो बिहारियों को गाली देने का प्रचलन है वहां से थोड़े बहुत शब्द आ जाते हैं लेकिन हमारा कोई बैर नहीं है क्योंकि हमारे मित्र बंधु रहे हैं हम बचपन से भाई एक साथ में तो बिहारी ही रहे हैं ना बीजेपी के सांसद ढुलू महतो जी के साथ में देख लीजिए वर्तमान के विधायक अनूप बाबू के साथ में अनूप सिंह जी के साथ लड़ाई हो रहा था किस चीज का वर्चस्व की लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे हमारे झारखंड राज्य में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले ये है कौन तो मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि ये लोग आए कहां से हम सम्मान करते हैं इनका हम आदर करते हैं इनका लेकिन हमें ही लूट करके हमें हमें ही बंदूक के नोक पे हमें डराएंगे ये दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य में इस सरकार के साथ मिली जुली सरकार में हमें दबाया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं रिम्स के पास जो अतिक्रमण हो है रहा जी है, कई ऐसे आशियाने हैं जो टूट गए हैं, लोग आसमान के नीचे इतनी ठंड में रहने को बेबस हैं, लाचार हैं, रो रहे हैं। लेकिन उसी के बगल में डीआईजी ग्राउंड में एक बहुमंजिला इमारत है जो 14 करोड़ की लागत से बनी हुई है।
उसके समय पर बुलडोजर नहीं निकल रहा है, छैनी हथौड़ी से तोड़ा जा रहा है। क्या लगता है रातों रात तो आशियाना ये 14 करोड़ का तैयार नहीं हुआ होगा, तो निशा भगत इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इस झारखंड राज्य में आदिवासियों को कुचला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है ये। ये लोग दूसरे को कहते हैं कि पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति की सरकार है। ये झारखंड राज्य सिर्फ जिसके पास पूंजी है उसी को पूछती है। अगर आप में औकात है, हेमंत सोरेन में दम है, यहाँ की प्रशासन में ताकत है तो बिल्डिंग गिराइए ना। दिल्ली में देखे थे इतना बड़ा इमारत को गिरा दिया गया था, अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, तो भाई उनको गिराइए ना। हम जैसे गरीब गुरबा लोगों को प्रताड़ित करना इन लोगों के लिए सहज है, क्योंकि इनके हाथ में, इनके पॉकेट में है प्रशासन। जब जब इन लोगों को जरूरत पड़ता है जमीन का तो प्रशासन वहां तैनात कर देते हैं ताकि हमारे लोग वहां भी रख नहीं सके। तो ये दुर्भाग्य का विषय, ये हेमंत सरकार की विफलता है। पहले उसको तोड़ना चाहिए था। लगातार मुझे बुलावा आ रहा है, लेकिन संभवतः मैं कल वहां जाऊंगी और मैं वहां की स्थिति देखूंगी। वहां पे कई नेता गए, लेकिन आज तक में उन लोगों ने क्यों नहीं रुकवा पाया? क्यों हमारे लोगों को आज इतनी ठंड में, शीत में यहाँ पे रहना पड़ रहा है? हमारे लोग क्यों, हमारे लोगों को आज जो है इस तरीके से बेसहारा और बेसहाय छोड़ दिए हैं? क्यों निशा भगत जाएगी या फिर कोई इंतजार कर रहा है? मुझे एक बहुत हॉट टॉक किया गया, मेरे बारे में लिखा गया कि निशा भगत नहीं आई, मुंडन करवाना उनको ज्यादा जरूरी था। हाँ, मुझे अपने समाज को ज्यादा जरूरी था बचाना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नेता है, उनका भी तो अधिकार है कि भाई अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। कि अपने चंद स्वार्थ साधने के लिए लोग रहेंगे, वहां फोटो चमका के चल देंगे, फेसबुक में दिखा देंगे कि हम गए थे। हाँ, रोकने की ताकत है तो मार खाने की भी ताकत होनी चाहिए। सिर्फ मार खाने के लिए निशा भगत रहेगी? समाज को जागना होगा, समाज को समझना होगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खुद उठना होगा। सब जगह निशा भगत नहीं जा सकती है, इस बात को मैं चिता रही हूँ। मैं आज जब रात सुबह में आई हूँ, आज मॉर्निंग में आई हूँ 3-4 बजे, चतरा में प्रकरण था कि वहां पे बिना ग्राम सभा के, वहां पर सोच लीजिए कि 500 मीटर के अंदर ही घर बना हुआ है, स्कूल बिल्डिंग बना हुआ है, वहां माइनिंग का काम हो रहा है। तो समझ लीजिए कि यहाँ की प्रशासन और यहाँ की सत्ता जो है ना, दोनों मिली भगत के रूप में काम कर रही है और हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये प्रकरण तो जाएंगे तो बचाऊंगी ही, जितना बचा हुआ है उसको पूर्णतः बचाने की कोशिश करूंगी। आपने देखा होगा नगड़ी प्रकरण में हेमंत सोरेन जी को चैलेंज किया था, 2 केस खाई हूं, और उन्होंने कहा था कि मैं जो 4 तारीख को मैं वहां भूमि पूजन करूंगा। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहे थे कि मैं भूमि पूजन करूंगा, कौन मैं कलाल होता है देख लूंगा। हमने नहीं करने दिया ना, तो नहीं करने दूंगी वहां पे। लेकिन हमारे जो लोग हैं, नेता बनते हैं, वो लोग कहां सो गए, कहां मर गए हैं? ये सवाल तो बनता है उनसे भी। तो मेरा एक चीज कहना है कि अगर मैं लड़ रही हूं तो आप लोग जो इस तरीके से प्रखरता से आ रहे हैं तो लड़ना सीखिए, भिड़ना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेले ना भेजेगा, और या तो फिर अपने जान से हाथी ना गवा दीजिएगा, जमीन तो नहीं ना जाएगा, आदिवासियत का ही ना कहलाएगा। लड़ना सीखिए। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि आप लड़िएगा, तभी हमारा अस्तित्व, हमारा समाज बचेगा। अन्यथा हमें इस हेमंत सरकार में, इस महागठबंधन की सरकार में, जो वर्तमान में गठबंधन के रूप में कांग्रेस के साथ है, याद कीजिए काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आज तक हमें दरकिनार रखा गया। कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल्स नहीं है, आज तक सड़कें नहीं है। आप ही की तरह आदिवासी नेत्री हैं ज्योत्सना किरकिट्टा, फिलहाल एक विवादित बयान को देकर फंसी हुई हैं। गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर उन्होंने एक कॉन्क्लेव में, एक पत्रकारों का एक कॉन्क्लेव था, मीडिया चैनल का नाम नहीं ले सकती मैं, तो उनमें गई, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से द्रोणाचार्य को लेकर पक्षपात के ऊपर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, अभी ट्रोल किया जा रहा है। माफी मांगी, लेकिन मामला एफआईआर हुआ, उसके बाद अब न्यायालय के हाथ में चला गया है। क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी समुदाय और धर्म और कहा जाए कि किसी भी पंथ के बारे में या तो फिर उनके महापुरुषों के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ईसाई धर्म के जीसस के बारे तो नहीं कह रही, या तो फिर हिंदुओं के किसी देवी देवताओं के बारे नहीं कह रही। उनको भी समझना चाहिए कि किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे समाज को बचाने के लिए किसी पर्टिकुलर लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इनसे भी और बात होगी किसी और टॉपिक पर इस पर जितना कुछ जाना
इन्होंने मुंडन करवाया, बाल जहां जहां तक पहुंचाने का दावा किया था वहां तक पहुंचाया। परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो सामने निकल कर आएगा। ये अकेले इस लड़ाई में फिलहाल दिख रही हैं। जो लोग सामने आते हैं कैमरे पर वो वास्तव में इनके साथ है, ये भी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इनके जो इरादे हैं वो पक्के हैं, टूटने वाले नहीं हैं। निशा भगत हैं, कई महीनों से लगातार इन्हें देख रही हूँ। कई बार जहाँ जहाँ ये रहती है वहां हम भी जाते हैं। अब कल रिम्स भी जाने वाली है, वहां पर जो अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो लोग बेघर हो रहे हैं, जो खुद को रैयत बता रहे हैं। हालांकि ये पूरा मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। निशा भगत के जाने से क्या असर पड़ता है ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार आपको भी। जोहार जोहार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।